रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। बच्चे आज हम केमिस्ट्री सेकेंड ईयर का जो लेक्चर ले रहे हैं दैट इज़ नंबर 22। ये लेक्चर है, ये जो है पार्ट है लेक्चर नंबर 21 ही से, मतलब उसी का अगला हिस्सा है, लेकिन लेक्चर बड़ा हो जाना था, इस वजह से मैंने नेक्स्ट लेक्चर इसको कंसिडर किया। आज जो हम कर रहे हैं हमारा रिमेनिंग पार्ट है चैप्टर का 4 का, ग्रुप 4 5 एंड 6 से। इसमें आपने जो लास्ट टॉपिक है ये आपका इसी चैप्टर का रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हमने लास्ट लेक्चर में सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशंस पढ़ी थी, हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है। उसमें कॉन्टैक्ट प्रोसेस पूरा डिटेल में पढ़ा विद डायग्राम। नेक्स्ट फिर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज साथ में पढ़ी थी। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है जी रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम देखते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड केमिकली कैसे रिएक्ट करता है बाकियों से। जैसे हम सबसे पहले इसकी बात करें तो सबसे पहले इसका जो रिएक्शन है वो ये है, ये डिसोसिएट हो जाता है एट हाई टेम्परेचर। वैसे ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ये डिसोसिएट नहीं होता, लेकिन हाई टेम्परेचर से प्रोवाइड करेंगे तो इट विल बी डिसोसिएट इनटू, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है जी H2SO4, ये डिसोसिएट होगा SO3 और वाटर में, ठीक है। ये तब होगा एट हाई टेम्परेचर। ये इसका डिसोसिएशन रिएक्शन है या डिकम्पोजिशन रिएक्शन है कि अगर क्वेश्चन आ जाए राइट द रिएक्शन इन विच सल्फ्यूरिक एसिड डिकम्पोज, या कह लो राइट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसमें आप ये लिखोगे कि ऑर्डिनरी कंडीशन में तो ये नहीं टूटता, लेकिन क्या है कि जब इसको हाई टेम्परेचर दिया जाता है इट विल बी डिकम्पोज इनटू दी SO3 एंड दी वाटर, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या बात कर रहे हैं कि ये एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसका लास्ट टाइम हमने बात की थी तब भी मैंने बताया था कि सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और इसके पास देखो कितने हाइड्रोजन है, 2। आप लोग जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं 10th क्लास में भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स अबाउट एसिड्स एंड बेसिस। तो एसिड्स के कॉन्सेप्ट में ये भी था कि जो अपना प्रोटॉन इजीली डोनेट कर दे वाटर के अंदर, दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इजीली अपने प्रोटॉन्स डोनेट करता है। 2 प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन एक रिएक्शन में डोनेट करेगा, दूसरा वाला प्रोटॉन दूसरे रिएक्शन में डोनेट करेगा। तो इसका जो रिएक्शन है विद वाटर वो 2 स्टेजेस पे है, या कह लो 2 रिएक्शंस पर मुश्तमिल है। कैसे? H2SO4 विद वाटर। अब देखो ज़रा, ये इसका मैंने कहा 2 प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन पहले वाटर लेके हाइड्रोनियम आयन बना देगा, H2 था, एक हाइड्रोजन ऐड हुआ H3O पॉजिटिव, दैट इज हाइड्रोनियम आयन, ठीक हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास जिसमें बच जाएगा वो एक H1 बचेगा और SO4, HSO4 माइनस में। क्यों? क्योंकि अमाइनाइज हो गया वाटर के अंदर, इसने प्रोटॉन डोनेट किया है, इसका प्रोटॉन कम हुआ है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसने इसका प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, इसके पास ये ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पॉजिटिव में जा रही है, दैट्स वाई इसका पॉजिटिव में। इसी को मैं फर्दर जो है वो लेके चलती हूँ वाटर के साथ। अब ये वाला तो वाटर ने इसका ले लिया हाइड्रोजन, ये वाला वाटर क्या करेगा, इसका फर्दर हाइड्रोजन निकाल लेगा, ये हाइड्रोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास पीछे बच जाएगा SO4 नेगेटिव। तो फर्स्ट स्टेज में एक निकला प्रोटॉन, सेकंड स्टेज में दूसरा निकला। तो ये जो है इसे डायबेसिक बोला जाता है। डायबेसिक मीन टू से कि 2 स्टेजेस पर ये अपना क्या करता है, दोनों प्रोटॉन निकालता है, लिबरेट करता है, रिलीज करता है, दैट्स वाई, और इजीली डोनेट कर देता है। इस वजह से ये दोनों रिएक्शंस जो हैं इससे पता चलता है इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, ये बात है। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसमें हम बात करें तो हमारे पास आएगा रिएक्शन एज एन एसिड। अब देखेंगे ये खुद एक एसिड है, जब हमने सेकेंड रिएक्शन में देख लिया कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एसिड के तौर पे ये कैसे जो है बाकियों से रिएक्ट करता है। जैसे देखो यहाँ पे अगर ये रिएक्ट करता है विद बेस, रिएक्शन विद अल्कली अगर हम बात करें, अल्कली के साथ ये रिएक्ट करेगा एज एन एसिड, ठीक है। अल्कली हमारे पास है जी सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं H2SO4 को, अब देखो वही बात जहाँ पे सब वाटर के अंदर इसने अपने प्रोटॉन डोनेट किए हैं, लेकिन 2 स्टेजेस पे किए हैं। सिमिलरली जब इसके साथ रिएक्ट करेगा अल्कली के साथ रिएक्ट करेगा तो अपने प्रोटॉन डोनेट करेगा, लेकिन 2 स्टेजेस पे करेगा, ठीक है। जैसे अगर हम देखते हैं तो बन जाता है HSO4 एंड H2। अब ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वाटर बने हैं दोनों चीज़ें। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेज पे हमारे पास कि ये हाइड्रोजन भी जो है वो डोनेट हो जाएगा।
अब देखो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट किया, इसने अपना एक प्रोटॉन डोनेट कर दिया, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन गया, एक प्रोटॉन डोनेट किया है और बाकी इसका वाटर बन गया। पीछे जो हमारे पास बच गया सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4, ठीक है, इसके साथ फिर एल्कली रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, इसका जो है सोडियम सल्फेट और वाटर बनेगा। कैसे कि ये वाला सोडियम इसके साथ मिल जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा, ये OH ये वाला H को लेके चला जाएगा, वाटर बना देगा। तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट, अगर मैं इसे समअप करूँ, ये समअप कैसे होगी, ये वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड से कट जाएगा, क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड पे एक जैसा प्रोडक्ट है, उनको जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो हमारे पास जो चीज़ बच जाएगी, ये हमारे पास दो आ जाएंगे, NaOH H2SO4, इट गिव सोडियम सल्फेट एंड वाटर, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स भी हमारे पास दो हैं। तो ये हमारे पास फाइनल इसका प्रोडक्ट है जिसमें क्या हमारे पास बना है, सॉल्ट एंड वाटर। और ये ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस आपस में मिलता है और सॉल्ट और वाटर देता है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। ये हमारे पास बेस था, ये हमारे पास एसिड था H2SO4, ये जब आपस में मिले हैं, एसिड ने बेस को कैंसिल किया उसके इफेक्ट को और बेस ने एसिड के इफेक्ट को कैंसिल किया, इट विल गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो ये रिएक्ट कर रहा है एज एन एसिड, ठीक है, एसिड से रिएक्ट, एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है विद अल्कली और सॉल्ट और वाटर दे रहे हैं, ठीक है जी। अब हम बात कर ले, पहले हमने देख ली थी डिकम्पोजिशन, दूसरी हमने देख ली कि कैसे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, कैसे वाटर में डिसोसिएट होगा, दो स्टेजेस में। नेक्स्ट हमने देख लिया रिएक्शन विद अल्कली। अब हम बात करते हैं इसमें और रिएक्शन की, कैसे ये जो है वो रिएक्ट करता है बाकी के साथ। ठीक है जी। अच्छा, अब कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की बात करते हैं, कैसे उनके साथ रिएक्ट करता है। फोर्थ रिएक्शन है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स हमारे पास होता है CO3, सोडियम कार्बोनेट पोटाशियम, वो कुछ भी इसके साथ हो, और बाइकार्बोनेट में यहाँ हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोला जाता है, ये है HCO3 नेगेटिव, ठीक है जी। अब सबसे पहले हम देखते हैं Na2CO3, दैट इज सोडियम कार्बोनेट विद सल्फ्यूरिक एसिड। अब सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट बेटा बेसिक होते हैं नेचर में, तो ये भी इसी के साथ मिलके ही सॉल्ट ही बनाएंगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज़ बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमने पीछे अभी तक न्यूट्रलाइजेशन में नहीं पढ़ी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या बनाएगा जी, सॉल्ट है जी, Na2SO4 विद कार्बन डाइऑक्साइड विद वाटर। अब सॉल्ट और वाटर तो आपने देखा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बनता है, लेकिन इसमें एडिशनल चीज़ बन गई, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। किस वजह से कि सोडियम कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट ने भी टूटना है, तो उसने जो है वो हमारे पास दे दिया कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके साथ जब सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड में वही सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे, बस बैलेंसिंग में थोड़ा फ़र्क होगा, ठीक है, बाकी सारी सेम है, यहाँ पे 2 लगा और यहाँ पे 2 लगा बाकी ग्रुप में, ठीक है। तो ये हमारे पास है कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट के साथ ये एडिशनल चीज़ देंगे सॉल्ट और वाटर के अलावा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी। अगर हम अब बात करते हैं तो अब हमारे पास जो फिफ्थ रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल्स, हाउ टू रिएक्ट, हाउ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद द मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स। अच्छा, मेटल्स में बेटा कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो उसके साथ कोल्ड स्टेट में रिएक्ट कर जाते हैं, मतलब ये ठंडा उसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे। कुछ ऐसे हैं जो कोल्ड स्टेट में रिएक्ट नहीं करते, हॉट स्टेट में के साथ रिएक्ट करते हैं। वन बाय वन करके देख लेते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले जो है वो आ जाता है जिंक की बात कर लो आप, ठीक है, इसके अलावा आप जो है वो कॉपर की बात कर लो, इसके अलावा आप टिन की बात कर लो, ठीक है। ये क्या करती हैं, जब इनके साथ ये रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड की अगर मैं बात करूँ तो ये सॉल्ट तो देते हैं। मेटल्स जो हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं एंड बेसिक ऑक्साइड्स गिव्स बेसिस। तो बेसिस जब एसिड से रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट तो बनेगा ही। तो ये जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा जिंक सल्फेट, लेकिन एडिशनल चीज़ बनाएगा हाइड्रोजन गैस, नॉट वाटर, ठीक है। तो ये बनाएगा जिंक सल्फेट विद हाइड्रोजन गैस, एरो मीन लिबरेट हो गया। सिमिलरली विद कॉपर, कॉपर सल्फेट with hydrogen gas liberation, tin with sulfuric acid give tin sulfate plus hydrogen gas। एक और भी लिखा हुआ आपकी बुक में। तो ये डिफरेंट हमारे पास ऐसे हैं। आयरन है इसमें, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट जो है मैग्नीशियम है, कॉपर है, आयरन ले लो तो आयरन सल्फेट
और हाइड्रोजन गैस। तो ये बेसिकली क्या बता रहे हैं कि मेटल्स के साथ ये वो हैं जो इसके साथ कोल्ड स्टेट में रिएक्ट कर जाते हैं, हॉट स्टेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनके साथ ये क्या लिबरेट करते हैं, हाइड्रोजन गैस। लेकिन कुछ मेटल ऐसे हैं जिनको आप नोबल मेटल भी कह सकते हो, लाइक गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, कैडमियम हो गया, लाइक हमारे पास ये ऐसे एलिमेंट्स हैं, मरकरी हो गया, ये ऐसे हैं जो क्या करते हैं, इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कोल्ड स्टेट में रिएक्शन नहीं देते जब तक उसकी हम स्टेट चेंज ना कर दें, उसको हम हॉट स्टेट में ना लें सल्फ्यूरिक एसिड को। ठीक है जी। तो ये हमारे पास हम कहेंगे सम मेटल्स रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड इन हॉट स्टेट। हॉट स्टेट में मेंशन कर रही हूँ, इट्स मीन कि कोल्ड स्टेट में रिएक्ट नहीं करेंगे। लाइक हमारे पास आ गया मरकरी, लाइक हमारे पास आ गया सिल्वर, लाइक हमारे पास आ गया गोल्ड। ठीक है, इसके साथ जब रिएक्शन होगा H2SO4 का, ठीक है, ये हमारे पास जो है मैंने नोबल मेटल्स लिखे हैं, नोबल मेटल्स भी हो सकते हैं, इसमें गोल्ड भी आता है आपके पास, सिल्वर भी आता है, इसमें कैडमियम भी आता है। ठीक हो गया जी। ये ऐसे हैं जो क्या करते हैं, इसके साथ रिएक्शन नहीं देते कोल्ड स्टेट में, हॉट स्टेट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें बेसिकली क्या बनाते हैं, लाइक कॉपर से अच्छा कॉपर जो मैंने यहाँ मेंशन किया ना, कॉपर भी बेटा इसी में आता है। कॉपर यहाँ पे आप जो है ना, इसकी जो मैंने एक क्या आ सकता है यहाँ पे, मैग्नीशियम कर लें। ठीक है, कॉपर भी नहीं इसके साथ रिएक्शन नहीं देता कोल्ड स्टेट में, हॉट स्टेट में देता है। ठीक है, तो सिल्वर के साथ जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये सिल्वर सल्फेट बना देगा, सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा। ठीक है, और साथ में हमारे पास जो है वो वाटर दे देगा। ठीक है, सिमिलरली अगर सिल्वर के साथ तो सिल्वर सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। सिमिलरली गोल्ड का सल्फेट मिलता है, SO2 बनता है और वाटर। तो अब इसमें देखो हॉट स्टेट में रिएक्ट करने वाले इसमें कॉपर भी आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास थे जिसमें आ गया जिंक आ गया, मैग्नीशियम आ गया, टिन आ गया, लेड आ गया, आयरन आ गया। ये ऐसे हैं जो रिएक्ट करते हैं एट कोल्ड स्टेट और ये रिएक्ट करते हैं हॉट स्टेट में। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे रिएक्शन है जिससे पता चलता है कि कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनको हॉट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन वो दे सकते हैं, कोल्ड में नहीं देते, कंडीशन उनके लिए कंपलसरी हो जाती है। और कुछ ऐसे हैं जो कोल्ड स्टेट में दे देते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, तो उसमें हम बात करेंगे अब ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे कैसे एक्ट करता है। ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर में है तो किस तरह है। 5 रिएक्शन हमारे पास हो गए, 6 रिएक्शन हम देख लेते हैं। 6th रिएक्शन इसका जो है, हाउ सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो 6th है हमारे पास एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट नेम से इंडिकेट है जो पानी को एवेपोरेट करवा देता है बीच में से। ठीक है, लाइक हमारे पास है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला है जी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है ये। ठीक है, हमारे पास ये रहा, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट नहीं कंसनट्रेटेड। इसके साथ ये रिएक्ट करेगा तो इसमें से निकालेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कैसे, CO2 निकल गया, CO निकल गया, H और OH वाटर फॉर्म में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसमें है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड है हमारे पास HCOOH। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में देगा ये कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर। अब इसमें कोई बैलेंसिंग सिंपल सी हो रही है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 H है और 1 O है, दैट इज वाटर। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया विद शुगर, ग्लूकोज कह लो, स्टार्च कह लो। अब 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। शुगर थोड़ी बड़ी होती है वेट में, ग्लूकोज छोटा, तो ग्लूकोज को देख लेते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 concentrated H2SO4 give कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, प्रोडक्ट सेम है, बस नंबरिंग चेंज हो जाएगी, बैलेंसिंग चेंज हो जाएगी। मतलब जितने कार्बन यहाँ पे हैं वो आप उतने इधर लगा सकते हो, 6 लगा दोगे। ठीक है, फिर वहाँ पे बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। ये थे हमारे पास ग्लूकोज, शुगर देख लो C12H22O11 सेम वही है, कंसनट्रेटेड वाटर H2SO4 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। थर्ड वन स्टार्च है, तो स्टार्च में हमारे पास आ जाता है
ये इधर ये आता है n नंबर, जितना मर्जी नंबर बढ़ा सकते हो। आपकी ये जो n का मतलब होता है, ये आप पढ़ोगे आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसका मतलब होता है लंबी चेन्स या कह लो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये बेसिकली इसी रेशो में डिवाइड हो रहे हैं। अगर कार्बन और ऑक्सीजन उसके साथ 1 रेशो में लगे हुए हैं तो वो हाइड्रोजन जो है वो 2 डबल हो जाएगी। अगर ये हमारे पास ऊपर देखो 6 थे, ऑक्सीजन भी 6 था तो हाइड्रोजन 12 था। इसी तरह यहाँ पे जो है वो अगर कार्बन जो है हमारे पास 12 हो जाए, ये हमारे पास 12 हो जाए तो हमारे पास 24 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह करके आ जाएगा हमारे पास। और जो आपकी बुक में मैंने मेंशन किया हुआ है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है C6H10O5। यही वाला जो फॉर्मूला है बार बार रिपीट होकर एक पूरी पॉलीमराइजेशन हो रही है, पूरी पॉलीमर बन रही है जो फर्दर आगे जा रही है, दैट इज कॉल्ड स्टार्च। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में देगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये हमारे पास था एक्ट एज एन डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कैसे ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे करता है और वाटर को वेपर, देखो हर किसी में उसने वाटर निकाला हुआ है। तो दैट इज द बेसिकली इट्स रोल एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब हम देखते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे कैसे एक्ट करता है, ये कैसे दूसरे को ऑक्सीडाइज कर लेता है। हमारे पास ये 6 रिएक्शन थे। 7वां रिएक्शन हम देख लेते हैं जैसे उन्होंने मेंशन किया हुआ आपकी बुक में। अच्छा 7 है एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज दैट एजेंट विच कैन ऑक्सीडाइज अदर एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ। लाइक अगर ये कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है, सल्फर के साथ रिएक्ट कर रहा है, H2S के साथ रिएक्ट कर रहा है, या आप कह लो पहले इनको देख लेते हैं हम, H2SO4। अच्छा अब कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन की वजह से, सल्फर डाइऑक्साइड इसकी वजह से, और बीच में से वाटर निकलेगा। ठीक है, अब इसने ऑक्सीडाइज कैसे किया है कि इसके अंदर एडिशन की है ऑक्सीजन की। यहाँ पे कार्बन की जो स्टेट थी वो कह लो 0 थी, यहाँ पे कार्बन की स्टेट 0 नहीं है, यहाँ पे इसकी जो है वो हमारे पास आ जाती है +4। इधर बात करेंगे तो इधर हमारे पास सल्फ्यूरिक सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फर को चेंज कर देगा सल्फर डाइऑक्साइड में एंड वाटर। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड अलग चीज़ बनेगी, यहाँ पे कार्बन है ही नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन सकता। अच्छा अब H2S के साथ अगर देखा जाए, इसके साथ क्या करता है कि इस सल्फर को ऑक्सीडाइज करेगा बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये कन्वर्ट कर देगा सल्फर में, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक हो गया जी। इसी तरह अगर आप बात कर लो हाइड्रोजन आयोडाइड की, तो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ भी ऐसे ही करेगा कि इसमें से हाइड्रोजन को निकाल देगा, आयोडीन अलग कर देगा, पीछे हमारे पास जो है वाटर आ जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें क्या कर रहा है, यहाँ पे ये रिमूव करवा रहा है हाइड्रोजन, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सिंपली इसमें जो है वो क्या कर रहा है, एडिशन करवा रहा है हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास क्या करा रहा है, ये भी ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, तो ये थी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे कैसे रिएक्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं अगर ये गैसेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैसे रिएक्ट करते हैं। 8वां देख लो, रिएक्शन विद गैसेस। गैस है सल्फर ट्राइऑक्साइड, उसके साथ देख लें इनको, H2SO4 विद SO3 गिव H2S2O7 दैट इज अलियम, जिसको हम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। ये देखो, ये आपका जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस आपने पढ़ा था उसमें ये सेकंड लास्ट स्टेप था जिसमें हमारे पास जो है SO3 की एब्जॉर्प्शन करवाई जाती है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो इट विल गिव अलियम। ठीक है, इसको अलियम बोला जाता है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोला जाता है, ये हमारे पास है। नेक्स्ट अगर हम अमोनिया के साथ उन्होंने बात की हुई है, अमोनिया विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये बना देगा अमोनियम सल्फेट। ठीक है, तो ये हमारे पास गैसेस के साथ इसके रिएक्शंस थे, ये वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे रिएक्शन था। अब ये होगा कि बेंजीन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, हम वो देख लेते हैं। ये रिएक्शन आप डिटेल में पढ़ोगे बेंजीन के साथ, इसका रिएक्शन बेंजीन वाले चैप्टर में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के नाम से है आपकी बुक में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट के अंदर। ठीक है जी, तो अब हम देख लेते हैं रिएक्शन विद बेंजीन, ये आई थिंक सो 9th है, रिएक्शन विद बेंजीन। अच्छा, बेंजीन का बेटा जो फॉर्मूला होता है, अगर स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऐसा है। ठीक है जी,
इसके साथ अगर H2SO4 रिएक्ट कर जाएगा तो ये बेसिकली क्या देता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड देता है। और अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर मैं लिखूं C6H6 नॉर्मली लिखें तो ठीक है, तो ये इसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये देगा C6, एक H हट जाएगा, H5 हो जाएगा, SO3H, ठीक है। इसको बोला जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस ये करता है, ठीक हो गया जी। तो अब आगे देख लेते हैं, और साथ में बनाएगा वाटर। वाटर कैसे बनाएगा, एक हाइड्रोजन इधर से निकलेगा और एक हाइड्रोजन इधर से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास था बेंजीन के साथ इसका रिएक्शन। अब हम देख लेते हैं कि ये रिएक्ट करता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बेटा ये होते हैं कि जब किसी चीज़ को रिएक्ट करो या किसी भी दो केमिकल्स को रिएक्ट करो तो उसके नतीजे में पिपेट्स बन जाएं। पिपेट्स होते हैं छोटे छोटे, आप कह लो ज़रे कह लो, जो बन जाते हैं टेस्ट ट्यूब के नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि भाई अंदर रिएक्शन हो गया और एक नई चीज़ बन गई है। तो उसके साथ जो है ये बेसिकली रिएक्शन कैसे देते हैं, हम प्रेसिपिटेशन वाला रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड है आपके पास, इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो बेरियम सल्फेट विद HCl। अब ये जो बेरियम सल्फेट है इसके पिपेट्स बन जाएंगे। पिपेट्स किस तरह समझ आया आपको, लाइक ये टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास पहले से था सल्फ्यूरिक एसिड, इसके ऊपर से आपने ऐड किया इसके अंदर बेरियम क्लोराइड। जब ये आपस में मिलेंगे तो उनके मिलने से क्या चीज़ बन रही है, बेरियम सल्फेट। तो अब बिलफर्स के ऐड करने से इसका कलर वाइट हुआ, ठीक है। इसका कलर वाइट था जब मतलब ट्रांसपेरेंट, जब उसके अंदर ऐड किया तो वाइटिश कलर के छोटे छोटे ज़रे आपको नज़र आना शुरू हो गए, दैट इज़ कॉल्ड पेपर्स, ठीक है। तो ये प्रेसिपिटेशन का रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है जी लेड नाइट्रेट, विद H2SO4। तो इसमें हमारे पास बनेगा लेड सल्फेट विद HCl, ठीक है। ये प्रेसिपिटेशन के रिएक्शंस थे जिसमें हमने देखा कि ऐसे पेपर्स बनते हैं। पेपर्स मैंने बता दिया कि छोटे छोटे ज़रे बनते हैं जब रिएक्शन हो जाता है। अब हम देखते हैं, पहले हमने रिएक्शन देखा था इससे पहले कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे कैसे रिएक्ट करता है, लेकिन अब हम देखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ये खुद कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है जी। इसमें अगर आप बात करो H2SO4 के साथ हम रिएक्शन देते हैं KMnO4 का। अच्छा, अब ये क्या करते हैं, जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। वो ऑक्सीजन क्या करती है, वो दूसरी चीज़ को ऑक्सीडाइज करती है जिसके साथ वो रिएक्ट करेगी। लाइक इसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो K2SO4 बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा और वाटर बनाएगा, ठीक हो गया जी। ये बन गया, और साथ में बना रहा है MnSO4। अब ये वाला जो बेटा ऑक्सीजन है वो रिएक्ट करेगा हमारे पास FeSO4 के साथ, फेरस सल्फेट, जिसको ऑक्सीडाइज करना है इसके साथ, तो इसको कन्वर्ट करेगा फेरिक सल्फेट में, ठीक है। ये हमारे पास फेरिक सल्फेट बना है, सही हो गया। और इसके साथ H2SO4 भी रिएक्ट करेगा, साथ में वाटर बन जाएगा। अगर मैं इसको समअप करके लिखूँगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कट जाएगा, ठीक हो गया, बाकी सारा सेम रहेगा। वो हाई जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स आ गए, KMnO4 आया, FeSO4 आया, K2SO4, MnSO4, वाटर मॉलिक्यूल दो हो गए, और Fe2SO4 का थ्राइस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या किया इसने, इसमें इसको कन्वर्ट कर दिया। फेरस सल्फेट था जहाँ पे फेरिक आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 थी, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गई है। तो ये हमारे पास था इसका कि रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हमारे पास क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है। ये हमारे पास टोटल इसके जो हैं मैंने 11 कर दिए हैं, टोटल इसके जो रिएक्शंस हैं वो 9 हैं जो मैंने अलग अलग करके बांट दिए हैं।
ये बेसिकली हमारे पास इसके रिएक्शंस थे, कैसे ये रिएक्ट करता है दूसरों के साथ। इसका जो आखिरी पार्ट है वो है जिसकी यूजेस, कि हम सल्फ्यूरिक एसिड को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए आप जो है सल्फ्यूरिक एसिड को आपका तकरीबन हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह आपने कॉन्टैक्ट प्रोसेस में पढ़ा था कि इसको कमर्शियल लेवल पे बनाना शुरू किया, इसी वजह से कि इसके यूजेस बहुत ज़्यादा है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसका यूज़ देखते हैं, यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइज़र। ठीक है, जैसे अमोनियम सल्फेट हो गया, अभी पीछे बनाया हमने। ठीक है, तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स में और अमोनियम सल्फेट की जो वो फर्टिलाइजर के अंदर सल्फेट है बेसिकली वो सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से बनाया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास अगर देखा जाए तो हम पेट्रोलियम में यूज़ करते हैं, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में। इट इज़ यूज्ड इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। वो पेट्रोलियम हमारे पास क्या है, ये पेट्रोलियम जो है इसमें हमारे पास आ जाता है जी, जैसे अगर पेट्रोलियम में हमारे पास जो है वो अमोनिया है, नाइट्रोजन गैस है, सल्फ़र है, तो उनके साथ मिलेगा तो उनके साथ मिलके इसके सल्फेट दे देगा, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, उसको रिमूव कर देगा। जैसे सल्फ़र के साथ आपने पढ़ा कि सल्फ़र के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो सल्फ़र के साथ मिलकर सल्फ़र डाइऑक्साइड बना देगा, तो गैस इवेपोरेट हो जाएगी, पीछे हमारे पास जो पेट्रोल है वो प्योरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है जी, इसको बनाने इसके लिए इसको हम यूज़ करते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H3PO3, HCl, HNO3। ये सब चीज़ें आप जो है पीछे पढ़ के आए हो कि कैसे उसने जो है वो लेड नाइट्रेट में लेड नाइट्रेट जो था उसमें मैंने लेड सल्फेट बना दिया था, आई थिंक तो पिछली रिएक्शन में। लेड नाइट्रेट जो है ये जब मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो ये हमारे पास लेड सल्फेट बनाएगा। ठीक है, ठीक है, इसके साथ बनाएगा HNO3। जैसे इसने रिएक्ट किया था हमारे पास और HCl बना दिया था उसके बेरियम क्लोराइड के साथ प्रिसिपिटेशन वाला जो हमारा रिएक्शन था, तो यहाँ पे जो HNO3 बना है, तो HNO3 बनाने के लिए HCl उससे पहले वाले रिएक्शन में पड़ा था, उसमें बनाने के लिए उसको बनाने के लिए हम जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। फोर्थ वाला हमारा पॉइंट है कि इसकी यूजेस में जो है वो ये है कि बहुत सारे केमिकल्स बनाने में, पेंट्स बनाने में, डाइज बनाने में, डिसइंफेक्टेंट्स बनाने में इसको यूज़ किया जाता है। यूज्ड इन मेकिंग डाइज, डिसइंफेक्टेंट और पेंट्स वगैरह बनाने में इसको यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट चीज़ें हैं जिसमें जो है इसको हम कमर्शियल लेवल पर यूज़ कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट हर चीज़ में यूज़ किया जाता है, इसी वजह से जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिकल बैटरीज बनाने में, स्टोरेज सेल्स बनाने में, ये जो हमारी UPS की बैटरीज होती हैं या हमारी गाड़ियों की बैटरीज होती हैं उनके अंदर होता है इलेक्ट्रिकल बैटरीज में या डिफरेंट सेल्स बनाने में जो है इसको यूज़ किया जाता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, लेबॉर्ट्री एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसका जो लास्ट वाला है वो है जो टेक्सटाइल में, आयरन में, स्टील इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ लेदर इंडस्ट्री में इसको यूज़ करते हैं तो इस वजह से कि जो एनिमल वूल वगैरह होती है, जैसे आपके पास लेदर बनता है, उसको क्लियर करने के लिए, उसको डिसइंफेक्ट कह लो या उसको कह लो कि बिल्कुल उसके ऊपर से उसको प्लेन करने के लिए फर लगी होती है ना, उस फर को ख़त्म करने के लिए या इसको जो है वो उसमें से जर्म्स को किल करने के लिए जो है वो उसको यूज़ किया जाता है। और एक लेदर इंडस्ट्री की अगर बात करूँ, इसी तरह आयरन इंडस्ट्री में या स्टील इंडस्ट्रीज़ में जो है इसको डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये इसके जो थे वो यूजेस थे, इंपॉर्टेंट भी है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उससे पहले हमने रिएक्शंस देखे, टोटल हमारे पास 11। ठीक है, कि कैसे जो है ये रिएक्ट करता है डिफरेंट चीज़ों के साथ। ये डिफरेंट हमारे पास जो थे सल्फ्यूरिक एसिड के हवाले से था। तो ये हमारा यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है, चैप्टर नंबर 4। ये इसका लास्ट लेक्चर था। ठीक हो गया। इंशाल्लाह कल से जो है हम 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें कोई बात पूछनी हुई तो पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।